हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। इसमें देखिए आपको ये जो चैनल है इसकी मदद से आपको क्लास 10th का मैथ, साइंस और इंग्लिश ये कंप्लीट आपको लगभग 6 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपका रिवीजन भी कराएंगे, प्लस इसमें आपका टेस्ट भी कराएंगे। ठीक, और देखिए और आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हम यहाँ समझा देते हैं तो उसको हम एक पेज में लिख कर, अपना खुद का नोट्स रहेगा, एक पेज में लिख कर उसको आपको फिर उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आज शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान से। देखिए, विज्ञान में पता होगा कि इसमें 3 भाग होते हैं। एक आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो फिलहाल किताब में आप देखेंगे तो शुरुआत केमिस्ट्री से है, मतलब रसायन विज्ञान से। लेकिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स से, अर्थात भौतिक विज्ञान से। तो इसमें एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है और हेडिंग भी है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है इसको समझते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश के डिफिनेशन कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई पूछ ले भाई हम किसी वस्तु को या कोई वस्तु में दिखाई कैसे देती है, तो ऐसा नहीं कहना कि आँख से। ठीक, सिर्फ आँख से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी तो आँख रहती है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं देख पाते हैं। तो देखने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश की मदद से ही हम देखते हैं। तो और इस प्रकार से प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश बस एक तरह की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो छोटा मोटा थोड़ा सा एक पॉइंट बताए हैं और शुरुआत इस करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो परावर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है आप जानिए दर्पण। देखिए, ये दर्पण क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई एक कांच है पारदर्शी, जो आर पार देख सकते हैं। अगर उसके एक तरफ आप कलई कर देते हैं तो क्या होगा, वह आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे पूरा कांच है तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन एक तरफ किसी माध्यम से आप पेंट कर देते हैं तो आर पार नहीं देख पाएंगे, बल्कि आप देखेंगे तो आपका चेहरा या जो भी जिस तरह करेंगे वो बस दिखाई देगी। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा ही दर्पण है, और दर्पण कैसा है, मान लीजिए समतल है। ये मान लीजिए एक तरफ हम कलई कर दिए, ये हो गया दर्पण की एक तरफ कलई। अब क्या है कि प्रकाश मान लीजिए ऊपर से आ रही है तो इस पार नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा लंबवत ना लेकर, चूंकि इसका डिफिनेशन बताना है, जाना है, थोड़ा सा तिरछा ले रहे हैं। कि मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो क्या होगा कि यह सीधा निकलने के बजाय, अब चूंकि एक तरफ कलई हो गया है तो ये टकरा के सीधे इस प्रकार से इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर यहाँ अभिलंब मानते हैं, इसके लंबवत जहाँ से कोण को मापना है, इसको मानते हैं अभिलंब, तो ध्यान देंगे यह जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर ही जाएगी। मतलब यह 30 अंश पर अगर ये किरण आती है तो यह टकरा कर 30 अंश पर ही जाएगी। ठीक, और अगर ये 60 अंश पर आती तो टकरा के 60 अंश पर ही आती। फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़िए, अभी आप बोर्ड की बात कर रहे हैं। एक बोर्ड है, ये मान लीजिए, अगर इस पर हम गेंद को ऐसे लंबवत ऐसे फेंकते हैं, ऐसे, तो जैसे लंबवत फेंकेंगे टकरा कर सीधे ऐसे आएगा। ठीक, यहाँ जैसे लंबवत फेंकेंगे इस प्रकार से टकरा के आएगा। लेकिन ऐसे तिरछा फेंकते हैं तो तिरछा फेंकेंगे तो इधर नहीं आएगा,
ऐसे टकरा के सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये है, प्रकाश की किरण जितने कोण पर आएगी टकराकर उतने कोण पर ही जाएगी। अब इसके परिभाषा देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यह प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो आ रही है तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित। थोड़ा फिगर इसको और अच्छे से बना दे, बड़ा सा। ये हो गया दर्पण। ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। अब यहां से टकरा के जाएगी तो ये परावर्तित हो जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब देखिए, दर्पण है, इसकी तरफ दूसरा माध्यम है, इसकी एक तरफ पहला माध्यम है। तो होता क्या है कि यहाँ से ये आई, टकरा के भले ही किसी कोण पर गई लेकिन वापिस ही गई, इधर नहीं आई, तो यह उसी माध्यम में लौट गई। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इसका पूरा हम हैंड से अपना मतलब लिख के इसका नोट्स बना के आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, परेशान ना होइए, बस सिर्फ डिफिनेशन को समझिए अच्छे से। तो डिफिनेशन क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन हो गया है, और इसके बाद अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम। इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम क्या होते हैं देखिए। इसमें हमारी हेडिंग हो गया प्रकाश का परावर्तन, फिर अगली हेडिंग रहेगी कि परावर्तन के नियम, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके नियम दो होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले पहला नियम तो आपको दिख रहा साफ यहाँ पर कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब कह सकते एक ही तल में होते हैं। पहला नियम था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। ये पहला नियम। उसके बाद देखिए, ये कोण, ये कोण, अभी बताया कि ये कोण आपस में बराबर होंगे। जितने कोण से आपतित होगा उतने कोण से परावर्तित होगा। तो आपतित वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसका संकेत होता है यहाँ पर आई। और जो टकरा के वापस जाती है तो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसका संकेत होता है आर। तो दूसरा नियम यही है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अगर 30 अंश पर आएगा 30 अंश पर ही जाएगा। 60 अंश पर आपतित होता है तो 60 अंश पर ही परावर्तित होगा। 45 अंश पर होगा तो 45 अंश पर परावर्तित होगा, ठीक। तो चलिए शुरू से दो हेडिंग हुआ है, दोनों फिर से देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम, नियम कितने होते हैं, दो। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक। अब इसी पर विकल्प में कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभी इससे यहाँ पर है क्या
30 अंश पर आपतित होता है तो पूछ लेगा कि परावर्तित कोण कितना होगा। तो ये बताया जितने कोण पर आपतित होगा उतने कोण पर परावर्तित होगा। ये भी कितना है, 30 अंश होगा। लेकिन ये पूछ लेता है कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, लंबवत मतलब 90 अंश पर, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, सोचते हैं लंबवत आया है तो 90 अंश पर आया है तो 90 अंश पर जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो भी कोण हम मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, अभिलंब से। जैसे ये कोण यहाँ पर आया किरण, इस किरण से इस अभिलंब के बीच में जो कोण बना है यही आपतन कोण हो गया या फिर इधर परावर्तन कोण हो गया। अब जब अभिलंब पर ही आ रहा है, लंबवत आ रहा है तो लंबवत ही जाएगा। चूंकि इसके पहले बता चुके हैं कि लंबवत कोई चीज़ से आएगा तो टकरा के लंबवत ही जाएगा। तो जब इसी से होकर वापिस जा रहा है तो अभिलंब पर ही वापिस जा रहा है, तो अभिलंब है और इसी पर जा रहा है तो इनके बीच दोनों एक दूसरे पर है तो इनके बीच कहाँ कोण बनेगा, इनके बीच क्या कोण होगा, 0 अंश। इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी आपतित किरण लंबवत पड़ती है तो जो परावर्तित या परावर्तन जो कोण होता है वह 0 अंश होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, हो गया परावर्तन के नियम हो गया। अब आगे देखिए हेडिंग, इसके बाद अगला हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण नाम आ ही गया है, इसके पहले बता भी चुके हैं कि दर्पण मतलब कोई अगर कांच है इसका आर पार दे सकते हैं, पारदर्शी कोई कांच है तो उसके एक तरफ कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं तो दर्पण बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या नाम है, गोलीय दर्पण। बस दर्पण को गोली से रिलेट कर दीजिए, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन बन जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अगर किसी कांच के खोखले गोले, किसी भी कांच के खोखले गोले, ये तो कांच है मतलब आर पर दिखाई देगा और गोला है लेकिन खोखला है, किसी भी कांच के खोखले गोले का कुछ भाग काट दें, चाहे उधर से काट सकते हैं या इधर से काट सकते हैं। तो मान लीजिए इधर से काट रहे हैं, यहाँ अलग कर दे रहे हैं, इधर से काट रहे हैं तो यहाँ अलग कर दे रहे हैं। अब इसको काट कर इसके एक तरफ कलई कर दें या पेंट कर दें, इसे मान लीजिए इधर कर दिए, ये तो ये बन गया गोलीय दर्पण। ठीक, तो डेफिनेशन देखिए क्या होगा, गोलीय दर्पण का डेफिनेशन होगा किसी कांच के खोखले गोले का कुछ भाग काट कर अलग करके उसके एक तरफ कलई कर देते हैं तो जो इस प्रकार से दर्पण बनता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब यहाँ देखिए, इसको दोनों इसी गोले से दोनों पार्ट को काटे हैं, दोनों में क्या यहाँ 2 प्रकार से आपको दिख रहा होगा। एक तो देखिए ये बाहर की तरफ कलई है, एक भीतर की तरफ कलई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। पूछ लेता है गोलीय दर्पण के प्रकार, तो क्या होगा, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखिए, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो ये 2 दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अलग हो गया है, इसको बीच में मिटा दे रहे हैं। तो अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। देखिए आपको बता दें कि ये अवतल है, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं अभी, अवतल है और ये उत्तल है, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अगर यहाँ ध्यान दें तो प्रकाश की किरण हमेशा नियम होता है हमेशा बाईं तरफ से, जैसे इधर से डालते हैं, इस साइड से। ठीक, तो अगर देखें यहाँ पर प्रकाश किरण डालेंगे तो टकरा क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि
इस पार तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कलई किया गया है, और यहाँ क्या होगा, टकरा के भीतर की तरफ आएगा ऐसे, क्योंकि झुकाव है ना, ऐसे झुकाव है तो टकराएगा तो अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ ऐसे झुका हुआ इस प्रकार से तो टकरा के बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, तो जब टकरा के वापस जाने की जो घटना होती है इसको भी बताए हैं कि इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ देखिए उभरे हुए भाग से हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है। यहाँ क्या है, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो रहा है, इसलिए कि दबा हुआ इस प्रकार से है। तो यही डेफिनेशन इसका बन जाएगा कि वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अब देखिए उत्तल क्या होगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, तो क्या क्या हो गया, एक तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम हो गया, उसके बाद गोली दर्पण हो गया, गोली दर्पण के प्रकार हो गया, कितने होते हैं, दो होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ इससे संबंधित छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो दो फिगर है, दोनों में से किसी एक को हम बना के समझा रहे हैं उसके बारे में। देखिए मान लीजिए अवतल को लेकर चल रहे हैं, ये बड़ा सा बना दे रहे हैं, इसके एक तरफ कलई करेंगे ही। अब देखिए है क्या क्या चीज, देखिए ये जो होता है ये कहलाता है ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है इसका डिफिनेशन भी देखेंगे। उसके बाद ये होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, उसके बाद यहां होता है फोकस, फोकस, तो इसका फोकस का एफ कर दे रहे हैं, वक्रता केंद्र को सी लिख दे रहे हैं। ठीक, अभी और भी नाम आएगा, फोकस है तो फोकस दूरी होगा, वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक, और ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है ये वाला, और ये क्या है, ध्रुव है। अब चलिए शुरू करते हैं एक एक हेडिंग। सबसे पहले ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को देखते हैं। तो ये जो अवतल या उत्तल दर्पण होता है, मतलब जो गोली दर्पण होता है कह सकते हैं, क्योंकि अवतल के लिए भी सेम होगा, उत्तल के लिए भी सेम होगा। यहाँ क्या है कि जो गोली दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। फिर से देखिए ध्रुव की परिभाषा, ये जो गोली दर्पण होता है इसका मध्य बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है। एक परिभाषा हो गया। और उसके बाद अगला है वक्रता केंद्र। चलिए पहले वक्रता केंद्र देखते हैं, बारी बारी सब देखेंगे। अब इसको अभी छोड़िए, आप ये फिगर देखिए पहले। जैसे मान लीजिए ये क्या था, ये गोला था पूरा, इसी में से ये भाग काट के निकाला गया है ये वाला। तो गोला है तो बिना केंद्र का होगा नहीं। ठीक, तो ये इसका केंद्र है। अब जो काट के निकाले हैं तो इसको मिला दिए, तो यही तो बना है। तो यहाँ क्या था, जो गोले का केंद्र होता है वही यहाँ क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र बन जाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को यहाँ पर वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला हेडिंग है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। फिर यही चलेंगे क्योंकि यही तो मिला गया यहाँ पर। अभी इसको हटा देना है, तो जान दें यहाँ से लेके ये दूरी। तो अब ये देखिए फिर वैसे कहेंगे गोली दर्पण
जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको यहाँ से इस दर्शाते हैं, इसको R से दर्शाते हैं, ध्रुव यहाँ पर P से दर्शाते हैं। तो क्या क्या हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब बचा क्या, फोकस। फोकस क्या होता है, तो फिगर से रहने देते हैं, यहाँ बताते हैं। मान लीजिए ये अवतल ही है। अब क्या करते हैं कि ये कहलाता है मुख्य अक्ष। हाँ, पहले मुख्य अक्ष भी देख लीजिए। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाता है इसका मुख्य अक्ष। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है इस या इससे होकर जाती रेखा, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब देखिए हो गया मुख्य अक्ष। अब जब यहाँ पर इसी के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो उस पार तो जाएगी नहीं, टकरा के ये अंदर की तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि झुका हुआ है ऐसे, तो टकरा के अंदर की तरफ आएगी। तो अंदर की तरफ आएगी तो क्या मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को कहते हैं फोकस। ठीक, डिफिनेशन देखिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, भाई टकरा के आएगी तो परावर्तन घटना होगा ही। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को उसका फोकस कहते हैं। तो फोकस का संकेत यह हो गया। अब अगली हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ लिख रहे हैं, फोकस दूरी। तो फोकस और ये ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो कहेंगे गोली दर्पण के फोकस और इसके ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक, एक नाम और बचा है फोकस तल, जो यहाँ से होकर जाता है। तो ये फोकस है। कहेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए लंबवत है, 90 अंश पर है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए क्या क्या हुआ। ये तो हुआ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम 2 थे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम था। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद क्या था, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कुछ भाग काटकर उसके एक तरफ कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता अवतल, एक होता उत्तल। अवतल में क्या था, जैसे ये अवतल है, इसमें प्रकाश का परावर्तन ये दबे हुए तल से होता है। देखिए वापिस आएगा, ऐसे आएगा, तो दबे हुए तल से इसमें प्रकाश का परावर्तन ये दबे हुए या धंसे हुए भाग से होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऐसे होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ नाम थे, कौन कौन सा, इससे ध्रुव है। तो ध्रुव क्या, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ध्रुव कहलाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, इसकी परिभाषा सेम ऐसे ही
कि गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है यह मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद बचा क्या है? फोकस। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। एक और बचा फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब एक और बचा है फोकस तल। बस मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए आज स्टार्ट है तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद इसका नोट्स हम लिख कर और इसका PDF बना के इसको जो है जैसे मान लीजिए जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो कोशिश उनके लिए करेंगे कुछ कि उनका भी ये नोट्स प्रोवाइड करा सकें, तो जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर से है कि आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि इसके बाद जैसे आप लोगों का जो भी हाँ उसके बाद छोड़िए, पहली बात ये ध्यान रखिए जो भी समस्या आपको यहाँ पर होता है वो जरूर आप लिखिएगा कि हाँ ये समझने में कहाँ पर समस्या होगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो आपको जैसा भी कमेंट करना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।